Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing good. Welcome to the second lecture of sociology. आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सोशल रिसर्च को कि सोशल रिसर्च बेसिकली होती क्या है और उसका रोल क्या है हमारी सोसाइटी में, हमारी सोशियोलॉजी में सोशल रिसर्च का रोल क्या है. ठीक है. So let's begin with the lecture. After completing the lecture, I'll be telling you guys कि आप लोगों ने असाइनमेंट में क्या करना है. Okay. In the last lecture we studied sociology. Sociology होता क्या है, sociologist क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, different approaches पढ़ी थी हमने, different research की टेक्निक्स पढ़ी थी और theories को अंडरस्टैंड किया था. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे कि सोशोलॉजिस्ट करते क्या हैं, सोशल रिसर्च या सोशोलॉजिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो करते कैसे हैं. ठीक है. सोशल रिसर्च होती क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, investigate and provide insights into how human societies function. सोशियोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं ये जानने के लिए कि इंसानी सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी, हमारे इर्द गिर्द के लोग कैसे फंक्शन करते हैं. वो रिसर्च के थ्रू उन्हें पता चलता है कि लोगों का डेवलपमेंट, उनका कल्चर, उनकी सोसाइटी किस तरह शेप होती है, वो क्या डिफरेंट तरह की एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से किस तरह मुख्तलिफ है. ये जानने के लिए सोशियोलॉजिस्ट सोशल रिसर्च करते हैं. जब वो रिसर्च करते हैं तो उन्हें लोगों के बिहेवियर्स का पता चलता है कि एक इलाके के लोग या फॉर एग्ज़ाम्पल जिस जगह की वो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ के लोग किस तरह बिहेव करते हैं और वो कैसे डिफ़र करते हैं दूसरे लोगों से. ठीक है. अब रिसर्च करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट्स क्या करते हैं, वो एविडेंस इकट्ठा करते हैं. एम्पिरिकल एविडेंस. एम्पिरिकल एविडेंस होता क्या है. एविडेंस कोलैबोरेटेड बाय डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन. अच्छा, दो तरह के एविडेंसेस होते हैं. एक एविडेंस वो होता है जिसे कहते हैं सुनी सुनाई बातें. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी ने कह दिया कि जी हालात बड़े ख़राब हैं, या फिर मुझे किसी ने कह दिया कि यार आजकल लोगों को बहुत कोरोना हो रहा है, तो दैट इज़ समथिंग कि मुझे किसी ने बात बताई है. दैट इज़ नॉट एम्पिरिकल एविडेंस. एम्पिरिकल एविडेंस वो होगा कि अगर मेरे जानने वाले में से किसी को, या मैं किसी को जानती हूँ जिसको कोरोना, जिसका मैंने देखा है कि यार इस बंदे को कोरोना हो गया है, दैट इज़ माई एम्पिरिकल एविडेंस, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, जो मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है विद इन द सोसाइटी. सोशियोलॉजिस्ट सोशल रिसर्च कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने थ्योरी बनानी होती है, एक बड़ी बात करनी होती है लोगों के सामने जाके कि हमने ये रिसर्च की है. इसके लिए वो एम्पिरिकल एविडेंस इकट्ठा करते हैं. ठीक है. खुद अपना एविडेंस इकट्ठा करते हैं एंड देन दे कंबाइन इट विद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन ऑर्डर टू गिव इट एन इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव. अब देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने खुद देखा कि यार मेरे उस जानने वाले को कोरोना हुआ है. दैट इज़ माई एम्पिरिकल एविडेंस कि मुझे खुद पता है कि यार इस बंदे को हुआ है. ठीक है. ऑब्ज़र्व किया, खुद एक्सपीरियंस किया. उसके बाद मैंने जाके इसको कंबाइन किया विद थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, मतलब कि दुनिया में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थेरीज़ दे रही है या फैक्ट्स दे रही है कि इतने लोगों को कोरोना हो रहा है, इतने वो एविडेंस दे रही है. गवर्नमेंट भी तो हमें कुछ बताती है ना, रोज़ मीडिया में, न्यूज़ में, टीवी में आ रहा होता है कि इतने लोगों को ये हो गया कोरोना, इतने लोग मर गए हैं एंड ऑल दैट. ठीक है. तो मैंने अपना एविडेंस, अपना एम्पिरिकल एविडेंस को कनेक्ट किया थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से, जो कि पूरा गवर्नमेंट हमें दे रही है, एंड आई मेड एन इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव अबाउट द टॉपिक ऑफ कोरोना. और मैंने उसको इंटरप्रेट किया कि मैं आई नो दैट इस बंदे को कोरोना हुआ है मेरे जानने वालों में से. सो जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, जो गवर्नमेंट ने कहा है कि इतने लोगों को कोरोना हो रहा है, वो सही कह रही है, या इंक्लूडिंग दैट जो भी मैंने पर्सपेक्टिव देना वो मैं दूँगी, लेकिन मैं अपना एविडेंस भी दूंगी एंड मैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वो भी बताऊंगी. ठीक है. इन अ सोशल रिसर्च, अगर मैं कोरोना के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, अगर मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ. ठीक है. अप्रोचेस टू सोशियोलॉजिकल रिसर्च. एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ सोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो आपका उठना बैठना, आपका बात करना, आपका हाथ हिलाना, आपके हर एक बिहेवियर को नोटिस करते हैं और उससे अपना एनालिसिस करते हैं, उसको ऑब्ज़र्व करते हैं. हर चीज़ बैठ के आपकी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उस ऑब्ज़र्वेशन से वो अपना एनालिसिस डिराइव करते हैं, निकालते हैं. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे साइकोलॉजी में भी हमने पढ़ा था कि आपकी बॉडी मूवमेंट, आपके आँखों की मूवमेंट, आपकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हर चीज़ को देख के अपनी रिसर्च करते हैं, वो ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर उसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वाकई ये जो हम बात कह रहे हैं वो सही थी या नहीं. सही है.
use, that is not us, that is use sociological methods and systematic research within the framework of scientific method, ठीक है, एंड स्कॉलरली इंटरप्रेटिव पर्सपेक्टिव। अब ये इस पूरी लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साइंटिफिक रिसर्च के मेथड्स यूज़ करते हुए साइंटिस्ट जो हैं अपनी एविडेंस और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स, अपनी एविडेंस याद रखना जो थी एम्पिरिकल एविडेंस, वो कैसे इकट्ठा करनी है? थ्रू साइंटिफिक मेथड, एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स जो उन्होंने स्कॉलरली आर्टिकल्स लिए हैं या लोगों की बातें, गवर्नमेंट के फैक्ट्स या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स उठाई हैं, उन दोनों को कंबाइन करके उन्होंने सोशल रिसर्च करनी है, ठीक है। अब उन्होंने जो अपनी रिसर्च की है जिसको हम कहते हैं एम्पिरिकल रिसर्च, उसके लिए सोशियोलॉजिस्ट क्या मेथड्स यूज़ करते हैं? साइंटिफिक मेथड, ये तुम लोगों ने पहले भी पढ़ा है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? आस्क अ क्वेश्चन, रिसर्च, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, डिज़ाइन एंड कंडक्ट अ स्टडी, ड्रॉ कंक्लूजन एंड रिपोर्ट द रिजल्ट्स। ये सब कुछ हम पहले पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक मेथड करना ज़रूरी क्यों है। ये भी तो हो सकता है कि यार ठीक है, मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ, मैं कह दूँ हाँ ठीक है मेरे साथ वाले को कोरोना हुआ है, वेल एंड गुड, मैंने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। लेकिन ये बड़ी वेग सी बात है। अब मैं किसी को ऑफिशियली, तुम लोगों को तो मैं बोल दूँ, अपने दोस्तों में तो मैं जाके बता दूँ कि हाँ मैंने सुना है ये कोरोना हुआ है, लेकिन अगर मैंने इस बात को ऑफिशियली किसी को कहना है तो मुझे एक पैटर्न से गुजरना पड़ेगा जिसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं, ताकि मेरी बात बिलीवेबल लगे, मेरी बात बाउंड्रीज़ के विद इन बाउंड्रीज़ हो जो कि सोशियोलॉजिस्ट ने सेट की हैं कि यार ये कोई वेग बात नहीं कर रही। बाउंड्रीज़ के अंदर बात करने से क्या होता है कि आपकी वेगनेस नहीं होती, उस बात के अंदर कोई लिमिटेशंस होती हैं कि इससे बढ़ के बात नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरनेशनली या आपने कोई ऐसी बात करनी होती है जिसे पूरी दुनिया ने सुनना है, तो उसके लिए आपको एक लिमिट के अंदर रह के बात करनी पड़ती है और बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं कि आपकी बात इधर से बाहर ना निकले। इससे ज़्यादा आगे जाओगे तो आपकी बात को कहेंगे यार ये तो मजाक ही कर रहा है, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज द रिज़ल्ट्स। और साइंटिफिक मेथड क्या करता है कि आपके रिज़ल्ट्स को ऐसे नहीं हवा में बात नहीं कर देनी, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता है, हर स्टेप से गुजरते हुए एंड रिज़ल्ट वो बताता है जिससे बात ज़्यादा बिलीवेबल लगती है, ठीक है। अब साइंटिफिक प्रोसेस जो है वो होता क्या है? सोशियोलॉजिस्ट स्टडी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर रिसर्च, ठीक है। अब ना सिर्फ वो पॉजिटिव ट्रेंड्स को देखते हैं सोसाइटी के एज वेल एज़ नेगेटिव ट्रेंड्स, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सिर्फ पॉजिटिव ट्रेंड्स को देख के बात करेंगे तो एक तरफ का एनालिसिस हो जाएगा जो कि एक वैलिड बात नहीं होगी। जब आपने किसी चीज़ की वैलिडिटी देनी होती है तो आप पॉजिटिव चीज़ को भी स्टडी करते हो, उसके साथ उसकी नेगेटिव चीज़ को भी स्टडी करते हो, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर्स को स्टडी करते हो और फिर अपना एक एनालिसिस देते हो, एक तरफ की बात नहीं करते हो, न्यूट्रल एनालिसिस होता है, ठीक है। अच्छा, 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अच्छा, अब जब साइंटिफिक रिसर्च करनी है उसके अंदर मैंने 2 बातों का ख़ास ख्याल रखना है, 2 फैक्टर्स का, ठीक है। द फर्स्ट फैक्टर इज़ वैलिडिटी, द सेकंड फैक्टर इज़ रिलायबिलिटी। वैलिडिटी क्या होता है? रेफर्स टू हाउ वेल द स्टडी मेजर्स व्हाट इट वाज डिज़ाइंड टू मेजर, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल वैलिडिटी को तुम लोग वैलिड से याद रखो कि बात कितनी वैलिड है। एग्ज़ाम्पल इसकी ले लो कि मैंने स्टडी करना था, मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ, मैं कोरोना को स्टडी कर रही हूँ। अब मेरी वैलिडिटी क्या होगी कि मेरा जो रिज़ल्ट है वो कोरोना के बारे में बात कर रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि अगर मेरी स्टडी वैलिड तब होगी जब मैं कोरोना के बारे में रिपोर्ट दूंगी, और मेरी स्टडी इनवैलिड कब होगी कि जब मैं ये कह रही हूँ कोरोना को छोड़ो बाकी लोग वैसे भी तो मर रहे हैं, टाइफाइड से मर रहे हैं। दैट इज़ इनवैलिड स्टडी, ठीक है। वैलिडिटी वो है कि जो आपने रिसर्च की है वो वही है जो आपने करनी थी, वो रिज़ल्ट्स उससे मिलते हैं जिस बारे में आप बात कर रहे थे, जो आपका क्वेश्चन था उससे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। दैट इज़ वैलिडिटी। एंड रिलायबिलिटी क्या है कि मैं जो रिसर्च कर रही हूँ, हाउ लाइकली रिसर्च रिज़ल्ट्स आर टू बी रेप्लिकेटेड इफ़ द स्टडी इज़ रिप्रोड्यूस्ड, कि मेरी बात इतनी रिलायबल है। रिलायबल होता है यकीन, मतलब आपकी बात पे कितना कोई यकीन कर सकता है, मेरी बात पे कोई यकीन कर सकता है। अगर मेरी रिसर्च ऐसी है कि कोई दूसरा बंदा भी आके रिसर्च करे तो वो मेरे जैसे ही उसके रिज़ल्ट्स आएंगे, इसका मतलब है रिलायबिलिटी, यानी मेरी बात यकीन के काबिल है। एक तो वैलिड हो कि बात वही निकले जो करना चाह रही हूँ, ठीक है,
रिज़ल्ट वही हो जिस बात पे मैं स्टडी कर रही हूँ, और दूसरा रिलायबिलिटी, कि रिलायबल हो, भरोसे के काबिल हो, या इट इज़ भरोसे के काबिल होना, यू कैन से दैट। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंसेपरेबल। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इंडिविजुअल्स के बगैर आपकी सोसाइटी नहीं बनती, आप लोगों से मिलकर ही आपकी सोसाइटी बनती है, एक एक बंदे को मिलाकर सोसाइटी बनती है, एक बंदे से सोसाइटी भी नहीं बनती। ठीक है, लेट्स स्किप दिस स्लाइड, क्योंकि आई गेस ये पिछले लेक्चर से आप लोगों की स्लाइड आ गई है। स्किप दिस स्लाइड। ओके, नाउ सबसे पहले हमारा साइंटिफिक मेथड में सबसे पहला पार्ट क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आस्क अ क्वेश्चन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ टू आस्क अ क्वेश्चन। आस्क अ क्वेश्चन का क्या मतलब है, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। मेरा प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन, जिस चीज़ पे आपने रिसर्च करनी है उसके बारे में बताना है। यू हैव टू डिस्क्राइब अ प्रॉब्लम, कि यार इस बात पे मेरा सवाल इसके बारे में है, मेरा सवाल आजकल के हालात के कोरोना के बारे में है, दैट इज़ माई प्रॉब्लम। ठीक है, अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन किस तरह का होना चाहिए। द क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी ब्रॉड इनफ टू हैव अ यूनिवर्सल मेरिट। मेरा जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ लोकल नहीं होना चाहिए, वो इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर कोई इंटरनेशनल बंदा भी बाहर से भी मेरी वो रिपोर्ट एंड पे स्टडी करे तो वो ये ना कहेगा यार इस बंदे ने तो मोहल्ले की बात की हुई है, ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा। आपका क्वेश्चन इतना ब्रॉड होना चाहिए कि वो पूरी दुनिया को कवर करे, या चलो लेट्स से पूरे इलाके को कवर करे, पूरे आपके एरिया को कवर करे। वो सिर्फ एक छोटी सी एक चुन्नी सी चीज़ को लेके कवर ना करेगा, यार ये बस मैं इस बात के बारे में क्वेश्चन कर रहा हूँ। जो बाहर के भी लोग पढ़ें, इंटरनेशनल भी पढ़ें, कल को गवर्नमेंट में आपका डेटा जाए तो आपकी बात को कोई अंडरस्टैंड करे, समझे। ठीक है, वो वैलिड हो जाता है फिर। ऑपरेशनल डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन ये है कि अगर आपने अपना प्रॉब्लम बताया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर टेलिंग अबाउट कोरोना, तो आपकी ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है कि आप क्या प्रोसेस, प्रोसीजर या एक्शन यूज़ करोगे इन ऑर्डर टू कंडक्ट योर रिसर्च। ठीक है, दैट इज़ द ऑपरेशनल डेफिनेशन। आप उसको ऑपरेट कैसे करोगे अपनी रिसर्च को अपने क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, हाँ, साइंटिफिक मेथड का, रिसर्च एग्जिस्टिंग सोर्सेज। एग्जिस्टिंग सोर्सेज क्या हैं, आपके जो पहले लोगों ने रिसर्च किया हुआ है साइंटिफिक मेथड के, साइंटिफिक मेथड कह रही हूँ, आपके जो प्रीवियस लोगों ने आपके टॉपिक कोरोना के ऊपर रिसर्च किया हुआ है, आप उनकी रिसर्चेस पढ़ो। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है, आप उनकी रिसर्च पढ़ते हो जाके कि इस बंदे ने कोरोना के बारे में क्या कहा था। आपको रिसर्च मिलती कहाँ से, आप ऑनलाइन सोर्सेज होते हैं जैसे JSTOR है, जैसे गूगल डॉक्स हैं, इंटरनेट के ऊपर बहुत PDFs पड़े होते हैं, रिलायबल सोर्सेज जो किसी ऑथेंटिकेटेड, एवं ही किसी ने उठा के विकीपीडिया पे इंफॉर्मेशन डाल दी है, वो इन्फॉर्मेशन अगर आप डालोगे तो आपकी रिसर्च इनवैलिड हो जाएगी। रिमेंबर, हमारी वैलिडिटी बहुत ज़रूरी है। सो लिटरेचर रिव्यू में आपने बुक्स से डेटा उठाना है, न्यूज़पेपर से आर्टिकल उठा लो कि लोग आपके जो आपने क्वेश्चन प्रॉब्लम पूछा उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं, दैट इज़ योर लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, आप लाइब्रेरी जाओ, ठीक है, वहाँ पे बैठो, बुक्स खोलो, कोरोना के बारे में क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस क्या कह रही हैं आपको कोरोना के बारे में, पुरानी रिसर्च से क्या पता चला है, पुराने साइंटिस्ट ने क्या कहा है कोरोना के बारे में, दैट इज़ योर लिटरेचर रिव्यू। इससे क्या होता है, इट एजुकेट्स अ रिसर्चर एंड हेल्प्स रिफाइन एंड इम्प्रूव अ स्टडीज़ डिज़ाइन। ऑब्वियसली यार, अगर मैं किसी पुराने बंदे का जो कि बहुत ऑथेंटिकेटेड है, फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर ने एक रिसर्च की है कोरोना के ऊपर, अगर मैं उस बंदे की उठा के पूरी रिसर्च पढ़ती हूँ, उसका एनालिसिस करती हूँ, तो मुझे एक तरीका आ जाएगा कि यार इतने बड़े इंसान ने, इतने ऑथेंटिकेटेड बंदे ने ये रिसर्च की है, तो इसका मतलब है इसमें कोई ना कोई बात तो है, इसका मेथड क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है रिसर्च करने का, मैं उसको अपनी रिसर्च में यूज़ करूँगी और अपनी रिसर्च को इम्प्रूव करूँगी। ठीक है, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। जब आप वैलिड साइंटिस्ट या वैलिड बंदों की, लोगों की, कॉलमिस्ट की रिसर्च उठाते हो या उनकी बातें पढ़ते हो और उनको कोट करते हो अपनी रिसर्च के अंदर, ताकि आपकी बात ज़्यादा वैलिड लगे, दैट इज़ योर लिटरेचर रिव्यू। ओके, अब आपने क्वेश्चन पूछ लिया, लिटरेचर रिव्यू कर लिया, देन
कम्स द हाइपोथेसिस। आपने पढ़ लिया लोग क्या कह रहे हैं, आपने अपना सवाल पूछ लिया, अपना प्रॉब्लम बता दिया, अब आपने एक हाइपोथेसिस बनाना है, एक स्टेटमेंट बनानी है जिसके ऊपर आपका पूरा आगे की रिसर्च चलेगी, ठीक है। इज़ एन अजम्पशन अबाउट हाउ टू और मोर वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। हाइपोथेसिस में दो वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, वन इज़ डिपेंडेंट एंड द अदर वन इज़ इंडिपेंडेंट। हमने इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना होता है, ठीक है। हाइपोथेसिस बनाना सबसे मेन काम है आपकी रिसर्च में। ओके, नाउ वी विल स्टडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, फॉर एग्ज़ाम्पल, और डिपेंडेंट क्या होता है, जो डिपेंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझ आ जाए कि आप एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड अपने पेरेंट्स के ऊपर क्या हो, डिपेंडेंट हो, उनसे पैसे लेते हो, वो आपको गाइड करते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, आप उन पे डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिज़िकली आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। बट योर पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट, वो आप पे डिपेंडेंट नहीं हैं, वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल लो एक और, इम्पैक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन कॉजिंग कैंसर। इस एग्ज़ाम्पल में स्मोकिंग इज़ इंडिपेंडेंट, उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कैंसर इज़ डिपेंडेंट, कैंसर डिपेंड कर रहा है स्मोकिंग के ऊपर, कि अगर आप स्मोकिंग करोगे तो आपको कैंसर होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि स्मोकिंग कैंसर पे डिपेंडेंट है, कि अगर आपने कैंसर हुआ है आपको तो आप स्मोकिंग करोगे, कैंसर नहीं हुआ तो आप स्मोकिंग नहीं करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। स्मोकिंग इज़ योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी चीज़ से, एंड कैंसर इज़ योर डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, टू वेरिएबल्स होते हैं इन अ हाइपोथेसिस, एक प्रॉब्लम और एक जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। ओके, अब ये एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं, इनको एक दफ़ा पढ़ लेना, बट इसमें कंफ्यूज मत होना, जो एग्ज़ाम्पल मैंने समझाई है शायद वो ज़्यादा बेसिक हो, सो यू गाइज विल अंडरस्टैंड दैट मच बेटर। ओके, अब हमने जो इतना लंबा चौड़ा रिसर्च का एक तरीका पढ़े, आस्क क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू, देन हाइपोथेसिस, ये हमारा एम्पिरिकल एविडेंस है ना। लेकिन एक और एविडेंस का तरीका है इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क। इसमें क्या है, ये जनरल है, इसमें आपने कोई स्टेप फॉलो नहीं करना, इसमें आपने इट्स डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, जेनेरिक इन नेचर, ठीक है। इसमें कोई हाइपोथेसिस नहीं बनाने आपने, इट्स जनरलाइज्ड इन नेचर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देनी है, अपना प्रॉब्लम बताना है और बता देना है मेरे ख्याल में इसका सोल्यूशन ये है, दैट्स इट। ये दो अप्रोचेज़ हैं, हम एम्पिरिकल पे फोकस करते हैं जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इस पे इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क या इंटरप्रेटिव रिसर्च को आप लोग छोड़ दो, उसको आप लोगों ने फ़र्दर लेके नहीं चलना, लेकिन इसकी आपको डेफिनेशन और इसका बेसिक आपको जस्ट पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, सही है। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, इट इज़ नरेटिव इन नेचर एंड जनरलाइज्ड। इसमें हाइपोथेसिस इंक्लूडेड नहीं होते। इफ़ यू गॉट अ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड इंटरप्रेटिव फ्रेमवर्क, इंटरप्रेटिव, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंटरप्रेटिव, जिसमें ज़्यादा नरेशन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है, एंड जनरलाइज्ड होता है। यू डोंट फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस इन दैट, बट इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव आपने हाइपोथेसिस बनाना है, आपने पूरा साइंटिफिक मेथड फॉलो करना है। इन केस ऑफ आपका दूसरा क्या था, इंटरप्रेटिव, नहीं सॉरी एम्पिरिकल, या जो भी कंफ्यूज कर दिया। अच्छा, कमिंग बैक टू योर एम्पिरिकल रिसर्च, अब आपने हाइपोथेसिस बना लिया, उसके बाद आपने रिसर्च शुरू कर दी अपनी, अब आपने एक्सपेरिमेंट करना है। ऑब्वियसली आपने अपना मसला बता दिया है, लोग क्या कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू ले लिया है उसके बारे में, देन आपने अपना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिया, एंड आफ्टर हाइपोथेसिस यू हैव टू डू द रिसर्च। रिसर्च करने के बहुत तरीके होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट जो यूज़ करते हैं। द फर्स्ट मेथड इज़ सर्वे। Survey collects data from subjects who respond to a series of questions about behaviors and opinions. अब सर्वेस के थ्रू आपको पता क्या चलता है, अबाउट बिहेवियर्स एंड ओपिनियंस, कि लोग क्या कह रहे हैं और लोग इस पे बिहेव कैसे करते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ ऑफन इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चनेयर। सर्वे हमेशा ऑफन मतलब ऑफन या क्वेश्चनेयर की फॉर्म में होता है सर्वे, ठीक है। अब क्वेश्चनेयर क्या होता है,
और सर्वे जो क्वेश्चन सबसे वाइडली यूज फॉर्म है रिसर्च करने की। क्वेश्चन की पिक्चर मैंने नीचे दी हुई है। क्वेश्चन में क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछते हो, आप एक पीस ऑफ पेपर देते हो लोगों को एंड उसके ऊपर आप जनरल क्वेश्चंस पूछते हो। आप जैसे आप लोगों को एंड ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर इवेल्यूएशन मिली थी, वो भी एक क्वेश्चन फॉर्मेट में ही थी कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। इस तरह क्वेश्चन में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस रिसर्च के टॉपिक के बारे में कि आप क्या कहते हो, कि आप क्या कहते हो उसके बारे में। ओके, अब सर्वे क्या है? अ सर्वे टारगेट्स अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन पीपल हु आर इन द फोकस ऑफ अ स्टडी। अब देखो, आपका सर्वे हुआ था, सिर्फ सुफ़ा के बच्चों को हमने क्वेश्चन दिया था, कोई बाहर के बच्चों को नहीं दिया था, राइट? क्योंकि सुफ़ा ही हमारी टारगेट मार्केट थी, स्पेसिफिक पॉपुलेशन हमारी थी सुफ़ा के स्टूडेंट्स, ठीक है, हु आर द फोकस ऑफ द स्टडी। आपसे पूछना था क्योंकि आपने टीचर से पढ़ा था, राइट? सो वी टारगेट अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। देन सैम्पल, हम एक सैम्पल लेते हैं। अब सुफ़ा की रिसर्च को इसलिए भूल जाओ कि हमने सबको दी थी सैम्पल। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक वास्ट लेवल पे, एक बड़े लेवल पे हमने सर्वे करना हो तो हम पूरे शेखुपुरा को तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हम शेखुपुरा के एक स्पेसिफ़िक इलाके को एज अ सैम्पल उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाउसिंग कॉलोनी को एज अ सैम्पल उठाते हैं और हम हाउसिंग कॉलोनी के ऊपर ही सारा अपना रिसर्च करते हैं। हाउसिंग कॉलोनी के अंदर ही अपना क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे सिटी के को छोड़ के, बिकॉज हमने वो एक सैम्पल ले लिया कि अब सारों को हम कैसे दें, हम एक सैम्पल उठाते हैं, ठीक है। एंड रैंडम सैम्पलिंग, ऐसे नहीं कि शेखुपुरा हाउसिंग कॉलोनी में जिसको जानती हूँ मैंने उसको दे दिया क्योंकि मेरे वो फ्रेंड्स हैं, दैट इज़ नॉट सर्वे रिसर्च। आपने रैंडमली लोगों को जाकर अपना क्वेश्चनियर हैंड ओवर करना है कि यार ये मेरी रिसर्च है, इसके ऊपर हेल्प मी आउट इन फिल दिस क्वेश्चनियर, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लिया, उसने सॉल्व करके आपको रिस्पांस दे दिया, आपने रिस्पांस अपने पास रख लिया। जो आपको पेपर पे मिला है रिस्पांस, ऑनलाइन मिला है, आप उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन को डिज़ाइन करने के दो तरीके होते हैं, वन इज़ क्वालिटेटिव, द अदर वन इज़ क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या होता है? क्वालिटेटिव टेक्निक्स जो होते हैं क्वेश्चन में, ऑब्वियसली आप लोगों से क्वेश्चंस पूछते हो। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चंस पूछते हो, आपका क्या ख्याल है इस बारे में, दैट इज़ अ क्वालिटेटिव टेक्निक। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछते हो जिसका वो आंसर लिख के देते हैं आपको, ठीक है। एंड द अदर वन इज़ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव है शॉर्ट MCQ फॉर्म में, योर एज, योर जेंडर, ठीक है, योर एजुकेशन। अब नॉर्मली जब आप एक रिसर्च करते हो तो क्वांटिटेटिव मेथड इज़ मोर रिलायबल, इज़ मोर ईजियर, क्योंकि जो लोग होते हैं वो क्वालिटेटिव में नहीं जाते, लंबे लंबे ऐसे लिखने को वो प्रेफर नहीं करते। ऑब्वियसली आप वो एहसान करें आपका क्वेश्चन फिल करके तो वो स्किप कर देते हैं, वो नो कमेंट्स लिख देते हैं या वो कहते हैं यार हमने कुछ नहीं बोलना इसके ऊपर। सो लेकिन जब आप क्वालिटेटिव करते हो तो MCQ फॉर्म में इट्स ईजियर, लोग उसको पढ़ते हैं, उसको देखते हैं और उससे आपकी रिसर्च जो है वो ज़्यादा वैलिड होती है। इंटरव्यू, थर्ड फॉर्म इज़ इंटरव्यू, व्हेन यू गो फॉर वन-ऑन-वन कॉन्वर्सेशन। इंटरव्यू लेते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी बंदे का जाके प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट करते हो, रिकॉर्ड करते हो कि वो इस टॉपिक के ऊपर क्या आपको एनालिसिस दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं एंड इंटरव्यू इज़ अनदर फॉर्म ऑफ सर्वे, इट्स नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चनर, ओके। अच्छा, व्हाट इज़ एथनोग्राफी? एथनोग्राफी बेसिकली होता क्या है कि यू डोंट यूज़ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चनर, आप कोई क्वेश्चनर टेक्निक यूज़ नहीं करते हो। इट्स एन एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोशल पर्सपेक्टिव एंड कल्चरल वैल्यूज़ ऑफ एन इंटायर सोसाइटी। आप एथनोग्राफी में क्या करते हो? अगर मैं फॉर एग्जांपल सोशोलॉजिस्ट हूँ और मैंने शेखुपुरा पे रिसर्च करनी है, मैंने टारगेट मार्केट हाउसिंग कॉलोनी को रखा है, तो व्हाट आई विल डू इज़ कि अगर मैं एथनोग्राफी टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, मैं कॉलोनी में जाके ख़ुद रहूँगी, मैं वहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मे बी फॉर 1 मंथ और 2 मंथ मैं जाके वहाँ पे पर्सनली रहूँगी, वहाँ के लोगों को ख़ुद ऑब्ज़र्व करूँगी, आई हैव टू ऑब्ज़र्व देम, देन उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगी और अपना एनालिसिस लिखूँगी। मैं कोई क्वेश्चनर टेक्निक यूज़ नहीं करूँगी, मैं कोई सेकेंडरी डेटा एनालिसिस या कोई लिटरेचर रिव्यू यूज़ नहीं करूँगी, मैं जाके ख़ुद ऑब्ज़र्व करूँगी इंटायर कम्युनिटी को कि लोग कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे फ़ाइट कर रहे हैं अगेंस्ट द डिज़ीज़, ठीक है। दैट इज़ एथनोग्राफी टेक्निक। और मे भी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको पता भी ना हो कि मैं एक सोशोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ रिसर्च करने के लिए आई हूँ।
ठीक है। आफ्टर दैट आपने रिसर्च मेथड में क्या यूज़ होता है, एक्सपेरिमेंट, जब जहाँ पे जाके आपने लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट करने होते हैं या फिर नेचुरल फील्ड एक्सपेरिमेंट करने हैं, क्योंकि अब आपने अपनी रिसर्च इकट्ठी कर ली है, अब आपने उस पर एक्सपेरिमेंट करने हैं एंड देन यू हैव टू राइट योर एनालिसिस एंड रिज़ल्ट्स। मतलब आपने फिर अपने रिज़ल्ट्स जो आपने कंक्लूड किया है थ्रू ऑल द रिसर्च, कि जो आपने सारा डेटा इकट्ठा किया है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया है, उसका पूरा एनालिसिस क्या निकला आपका, आपने वो अपनी रिसर्च प्रेजेंट करनी है इन द फॉर्म ऑफ रिज़ल्ट्स। और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें क्या है कि आपने रेफरेंसिंग करनी है, जो कि मैंने आई गेस आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था व्हाट इज़ रेफरेंसिंग। कि अगर आपने किसी न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल भी इवन उठाया तो यू हैव टू रेफ़र कि मैंने जंग के इस दिन के न्यूज़पेपर से इस बंदे का आर्टिकल उठा के यहाँ रेफ़र किया है, वरना योर वर्क विल बी प्लेजराइज्ड और वो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, दैट इज़ योर मेथड। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू योर असाइनमेंट। मैं आपको असाइनमेंट समझा दूँ कि व्हाट यू नीड टू डू। अच्छा, इन योर असाइनमेंट यू नीड टू टेल द एथिकल कंसर्न्स ऑफ सोशल रिसर्च। एथिकल कंसर्न्स क्या होते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सोसाइटी में करना बुरी बात है, लाइक दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। अगर आप वो करोगे तो आप एथिकली रॉन्ग हो गए, एथिकली लाइक सोशली आपको वो एक्सेप्टेबल चीज़ें नहीं हैं, कि हमारी सोसाइटी उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, अब आपने जो रिसर्च का पूरा मेथड पढ़ा है उसमें आपने देखना है कि एथिकल कंसर्न्स एक सोशल रिसर्च में क्या क्या हो सकते हैं। अब इसके लिए आपने क्या करना है, गो टू गूगल, ऑथेंटिकेटेड सोर्स यूज़ करो, उसका फिर रेफरेंस दो मुझे। नीचे आपको रेफरेंस देना आना चाहिए। आप अभी के लिए फॉर रेफरेंस को एज अ लिंक मुझे दे दो, जो आपने ऊपर यूआरएल लिखा है, टाइप किया है, गूगल का यूआरएल आ रहा है कि आपने कहाँ से ये अपना डेटा उठाया, जो मुझे आंसर दे रहे हो, वो यूआरएल भी आप अपनी असाइनमेंट में अटैच करके मुझे दोगे, जिसमें बताएंगे एथिकल कंसर्न्स ऑफ सोशल रिसर्च। ठीक है, फिर फर्दर हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, फर्दर हम इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन भी लेंगे इन द फॉर्म ऑफ एन असाइनमेंट। ठीक है, सो वी आर डन विद द लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।